हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जानकारी के बारे में, अर्थात उत्तर प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ बताएंगे हम आपको, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खनिज बताएंगे और उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और उत्तर प्रदेश की झीलें, तालाब, उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं जो ऐतिहासिक स्थल उनके बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग और उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य तथा अन्य भी पॉइंट बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप संपूर्ण यूपी की जीके की जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम उत्तर प्रदेश का जो परिचय है। उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और राज्य की दृष्टि से सब जो है पांचवा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा पांचवा राज्य है, जबकि आपका जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और इसकी न्यायिक राजधानी क्या है, इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश की कुल 9 राज्यों की सीमा लगती है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा आपका छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार तथा झारखंड और राजस्थान तथा एक अतिरिक्त राज्य है जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है राज्य दिल्ली भी है। केंद्र शासित प्रदेश पहुंचता है तो दिल्ली होगा। और पूर्वोत्तर में जो है दोस्तों नेपाल देश भी आपका जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा पश्चिमी जिला आपका शामली है और आपका उत्तरी जिला सहारनपुर है। दक्षिण में आपका दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और ये सर्वाधिक सीमा की लंबाई उत्तर प्रदेश की जो है मध्य प्रदेश के साथ टच करती है, यानी कि स्पर्श करती है। अब आगे है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का अच्छी अंश जो है अच्छी विस्तार की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 सेकंड तथा अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है तथा 77.05 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 सेकंड पूर्वी देशांतर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले लखीमपुर खीरी है जो कि 7680 वर्ग किलोमीटर है। सोनभद्र आपका 6905 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है। हरदोई 5986 वर्ग किलोमीटर। सीतापुर आपका ये आपका 5743 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करें आपका न्यूनतम क्षेत्रफल वालों जिलों के बारे में तो दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं आपका न्यूनतम क्षेत्रफल के 4 जिले हैं। हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर, गाजियाबाद 910 वर्ग किलोमीटर, भदोही या तो संत रविदास नगर जो है इसको भदोही भी कहते हैं, ये 1015 वर्ग किलोमीटर। और शामली आपका है 1043 वर्ग किलोमीटर। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। पश्चिमी जिला शामली है। उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है। दक्षिण जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से टच करती है जो कि उत्तर से मिलती है। जो नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सीमा की लंबाई है वो 579 किलोमीटर है। विभिन्न जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए उनकी बात करें तो दोस्तों आपका जो है ये हिमाचल प्रदेश किससे लगा हुआ है, आपके सहारनपुर जिले से लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर जिले से है। हरियाणा आपका सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा ये सभी जो हैं हरियाणा से लगे हुए ज़िले हैं।
आपका राजस्थान जो लगा हुआ है मथुरा और आगरा जिले से को स्पर्श करता है। आपका मध्य प्रदेश आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सभी जो हैं आपके मध्य प्रदेश से स्पर्श जिले हैं। छत्तीसगढ़ से को आपका सोनभद्र स्पर्श करता है और झारखंड को आपका ये भी सोनभद्र स्पर्श करता है। आगे बिहार दोस्तों, बिहार जो है, बिहार के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये सभी जिले जो आपको हैं ये बिहार को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य जो है ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत को स्पर्श करता है। वहीं जो दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ये आपका दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को स्पर्श करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में। कुल जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या है आपकी 19,98,12,341 जो है आपकी उत्तर प्रदेश की ये जनसंख्या है। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की जनसंख्या ये आपके सामने है, महिलाओं की जनसंख्या ये है, और देश की जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछता है तो 16.50% या आपका 17% आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। 17% जो अगर आपको एग्जैक्ट मिल जाता है 16.50% तो ये ठीक होगी, अन्यथा आपको 17% मिल जाएगा। तो ये जो है भारत की जो जनसंख्या है उसका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 16.50% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। आगे दोस्तों आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो हैं ज़िले कौन से हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है आपका इलाहाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? इलाहाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है? ये आपका महोबा है। सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले में निवास करती है? महोबा में। 10 की वृद्धि की बात करें तो दोस्तों 2001 से 2011 के दौरान राज्य की 10 की जनसंख्या में वृद्धि आपका 20.23% का हुआ है। 10 की वृद्धि दर में राज्य का स्थान कौन सा? 14वां स्थान है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो है जिला कौन है? ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर की 10 की जनसंख्या में वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है। कब सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला आपका कानपुर है। आगे दोस्तों जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका जनसंख्या घनत्व, इसमें आपका दोस्तों राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये आपका ललितपुर है। दोस्तों बात करें लिंगानुपात की तो लिंगानुपात राज्य का कुल लिंगानुपात कितना है? 912 है। राज्य का कुल लिंगानुपात 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? जौनपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर है। साक्षरता की बात करें दोस्तों तो जनगणना के आधार पर साक्षरता में राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपका दोस्तों आपका 67.68% कितना है? 67.68% राज्य की कुल जनसंख्या है। नेक्स्ट दोस्तों आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। कुल महिला साक्षरता कितनी है? आपका 57.18% है। कुल साक्षरता कितनी है? ये कुल पुरुष की साक्षरता है आपका 77.28%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये आपका कानपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका कानपुर है। सबसे कम महिला साक्षरता आपको श्रावस्ती में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे जो है आपका बचता है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है श्रावस्ती। तो ये था जनगणना संबंधित आपके जो पॉइंट थे वो हमने वो आपको बता दिए। अब हम देखते हैं भारत का उत्तर प्रदेश राज्य का जो इतिहास है। भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश और इसका अब इतिहास देखेंगे। दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश के इतिहास की तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है। आपका पहला बटेगा आपका प्रौद्योगिक ऐतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल जो कि आपका 600 ईसा पूर्व तक था। दूसरा दोस्तों बौद्ध काल जो कि 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक था। मध्यकाल की बात करें तो 1200 से 1857 तक रहा है। ब्रिटिश काल की बात करें तो 1857 से
जो आपका है 1947 तक। और उसके बाद है दोस्तों स्वतंत्र काल से अब तक, स्वतंत्र काल यानी कि 1947 से लेकर अब तक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राग ऐतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल 600 ईसा पूर्व तक की बात करें तो दोस्तों ये आपका दोस्तों प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यव्रत का प्रमुख भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग आपका 400 वर्ष पुराना है, 4,500 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बौद्ध काल की बात करें दोस्तों, बौद्ध काल कब से कब तक रहा है? 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा है। और दोस्तों बौद्ध काल जो रहा है भगवान बुद्ध को अपना उपदेश जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया था। और इसका तथा भगवान जो गौतम बुद्ध था इनका परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जो भगवान बुद्ध थे इनका परिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु जो थी ये आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद कुरु, पांचाल, काशी, कौशल और सुरसेन, चेंदी, वत्स और मल्ल ये सभी उत्तर प्रदेश में अभी भी स्थित हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हैं। मध्यकाल की बात करें तो दोस्तों मध्यकाल आपका रहा है 1200 से 1857 तक। दोस्तों इसमें आपका उत्तर प्रदेश की 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासक स्थापित हुए जो कि मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी तथा शाहजहां ने अकबर में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब आता है दोस्तों ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल कब से कब तक रहा है दोस्तों? ब्रिटिश काल आपका रहा है ये 1857 से 1947 तक, यानी कि लगभग 100 साल से भी अधिक का समय इन्होंने लिया था, लगभग 100 साल। जिसमें ब्रिटिश काल की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पश्चिमी प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाया तथा यह गठित किया गया है। ब्रिटिश शासक के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले से हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। सन 1902 में पश्चिमी प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखा गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये उत्तर प्रदेश का नाम कब परिवर्तित हो, तो 1902 में पश्चिमी प्रांत का नाम बदलकर आपका संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। आगे है आरंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी। आरंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद। 1920 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। अब बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रोत्काल, मतलब स्वतंत्रता के बाद का जो काल रहा है 1947 से लेकर अब तक। तो दोस्तों ये आपका 1947 स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गई और 2 साल के अंतराल पर टिहरी, गढ़वाल व रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया। 12 जनवरी 1950 को 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का फिर से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका जो है 2007 में नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तराखंड रख दिया गया। पहले उत्तरांचल रखा गया था, बाद में 2007 में फिर से इसका नाम बदला गया और वर्तमान में उत्तराखंड है। अब दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की जनजातियों की। उत्तर प्रदेश की जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जाति है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ जो इनकी बात करें दोस्तों तो आपकी बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार और माहीगीर, गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथरी, राजगोंड, सहारिया, पहरिया, बैगा, पंखा, अगरिया और पटारी, चोरो और भुइया, ये जो हैं ये आपकी सभी जनजातियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों थारू जनजाति की। थारू जनजाति की बात करें दोस्तों हम किस जनजाति की? थारू जनजाति की। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं, यानी कि जो थारू जनजाति है वो सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है? आपके गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। आगे दोस्तों थारू जनजाति के लोग किरांत वंश से संबंधित हैं। थारुओं द्वारा
बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के ये लोग दीपावली जो त्यौहार है उसको शौक के रूप में लोग मनाते हैं। थारू जनजाति होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। आगे थारू जनजाति के लोग बदला विवाह प्रथा जो है बदला विवाह प्रथा तथा तिनकटिया विवाह की प्रथा से प्रचलित हैं। थारुओं में दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाने पर पक्की पोड़ी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का आरंभ किया गया। अब बात करते हैं जौनसारी जनजाति की। तो दोस्तों जौनसारी जनजाति की बात करें तो जौनसारी जनजाति जो है ये आपका इनका मुख्य त्यौहार कौन सा है, ये बिस्सू या बैसाखी है। और पंचायत यानी कि दशहरा, दिलाई यानी कि दिवाली और नुड़ाई ओढ़ाई आदि इनके त्यौहार हैं। दीपावली के एक माह बाद ये त्यौहार मनाते हैं। ये है दोस्तों हारुल रासो, घुमसू, झेला, धी, तांबी, मरोज, पौड़ाई आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बुक्सा या भोक्सा जनजाति। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बुक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है बुक्सा जनजाति? ये आपके उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में। आगे दोस्तों बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। आगे है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 के बीच में आरंभ की गई। अब बात करते हैं खरवार जनजाति की। दोस्तों खरवार जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में मुख्यतः आपका सोनभद्र जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? खरवार जो जनजाति है ये आपके सोनभद्र में पाई जाती है। ये सूरजवंशी, पटबंदी और दौलतबंदी, खेरी, मौगती और अरमिया इन जनजातियों की उपजातियां हैं। और आपका बधऊ, बनसाती और दुल्हादेव, घमसान, गोरैया आदि इनके प्रमुख देवता हैं। खरवार जनजाति का प्रमुख जो नृत्य है वो है कर्मा। खरवार जनजाति के प्रमुख जो नृत्य है वो क्या है? वह दोस्तों कर्मा। अब आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। किनके? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों गंगा, यमुना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। आपके गंगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं आपकी? गंगा, यमुना, काली या शारदा और रामगंगा तथा घाघरा और गंडक, ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और आपका उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली नदी है गोमती, वरुणा, पांडो और ईशन और रिहंद, ये सभी जो हैं आपके मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं। जबकि दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद, ये सभी आपके जो है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी से संबंधित तथ्यों के बारे में। तो जो आपका जो गंगा नदी है इससे संबंधित उद्गम स्थल क्या है इसका? ये आपका गंगोत्री उत्तराखंड से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है। अब इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपका 2655 देगा, या तो इसमें आप 2525 भी लगा सकते हैं। अगर 2525 एनसीईआरटी के हिसाब से देते तो 2525 किलोमीटर देगा, अन्यथा आपका 2655 किलोमीटर देगा। अब इसका अंत की बात करें तो इसका अंत जो होता है बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती, ये सभी आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की बात करें तो दोस्तों यमुना नदी जो है इसके उद्गम कहाँ पर होता है यमुना का? इसका उत्तराखंड के बंदरपुंज पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। अंत में गंगा नदी से अंत में इसका जो है अंत कहाँ होता है यमुना का? इसका गंगा नदी में जो है इलाहाबाद की गंगा नदी में ये मिल जाती है संगम नामक स्थान पर। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, गिरी और केन हैं। अब बात करते हैं रामगंगा नदी की। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका? उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से होता है इसका उद्गम। अब इसकी लंबाई की बात करें तो ये 950 किलोमीटर है। इसका अंत कहाँ पर होता है? कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। ये रामगंगा जो है कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है आपका कोह। अब बात करते हैं दोस्तों घाघरा नदी की। घाघरा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम तिब्बत से है। घाघरा नदी का
उद्गम आपका तिब्बत से है। इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। अंत कहाँ? छपरा के निकट। ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसकी? तो इस नदी की सहायक नदियाँ हैं राप्ता, शारदा और छोटी गंडक। बात करें दोस्तों गोमती नदी की, तो गोमती नदी आपका इसका उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से। इसकी लंबाई कितनी है? 940 किलोमीटर। बात करें दोस्तों इसके अंत की, तो आपका इसका अंत कहाँ पर होता है? इसका अंत होता है गाजीपुर के निकट। ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जोंकाई, बरना, साई और गंछा, ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करें दोस्तों शारदा यानी कि काली नदी की, तो शारदा या काली नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ पर होता है? इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में ये है तिब्बत सीमा के निकट इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है जो है? तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। इसका अंत कहाँ है? तो इसका अंत दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरहाम घाट के निकट, ये भी घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सरयू, पूर्वी गंगा, दाहवर, सुहेली, धरया और लिसार। अब बात करते हैं दोस्तों गंडक नदी की। गंडक नदी, इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? इसका भी उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से होता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई टोटल लंबाई 630 किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है। इसका अंत की बात करें तो दोस्तों ये आपका जो पटना है, बिहार का पटना है, पटना जिले के निकट ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? त्रिशूली गंगा इसकी है। अब बात करते हैं राप्ता नदी की। राप्ता नदी का उद्गम कहाँ पर है? इसका नेपाल में है। लंबाई कितनी है? ये आपकी 640 किलोमीटर है। और इसका अंत कहाँ है? बहराम के निकट जो है, ये भी घाघरा नदी में मिल जाती है। बहराम के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। बात करें अब चंबल नदी की, तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? ये इसका मध्य प्रदेश है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। लंबाई कितनी है? 666 किलोमीटर। 666 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अंत इटावा के निकट, ये भी यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी है? पार्वती, नवाद, ये बनास और क्षिप्रा तथा दूधी। अब बात करते हैं दोस्तों बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ पर है? ये इसका भी मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लंबाई 480 किलोमीटर है। और अंत कहाँ है? हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी हैं आपका धनास और बीना। अब बात करते हैं सोन नदी की, तो सोन नदी का जो उद्गम है ये कहाँ पर है? सोन नदी का उद्गम है आपका मध्य प्रदेश। सोन नदी का उद्गम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अंत इसका जो लंबाई बात करें तो लंबाई इसका है आपका 784 किलोमीटर। अंत पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो महानदी और रिहंद तथा घग्घर नदी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य की, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य की बात करें दोस्तों तो इसमें राज्य के लोकगीतों के साथ लोक नृत्य का इतिहास भी प्राचीन है। राज्यों के विभिन्न भागों में इस नृत्य के विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न अवसरों पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धुबिया नृत्य। तो धुबिया नृत्य ये है दोस्तों, यह जो कि समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो भी समुदाय जिसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों की तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी इससे प्राप्त होती है। किससे? आपका धुबिया नृत्य से। अगला है दोस्तों ख्याल नृत्य। तो ख्याल नृत्य ये जब पुत्र रत्न की प्राप्त होती है तो ख्याल रत्न इसने संबंधित है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों पर बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसके ऊपर सिर रखकर नृत्य किया जाता है। जो इसका रंगीन कागज और बांस की सहायता से मंदिर बनाते हैं, उसको सर पर रखते हैं, फिर ये सर पर रख कर नृत्य करते हैं। ये कब किया जाता है? पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर किया जाता है। आपका अगला नृत्य है कलाबाजी नृत्य। तो कलाबाजी जो नृत्य है, इस नृत्य को अवध के जो क्षेत्र के लोग हैं वो करते हैं। कलाबाजी नृत्य अवध के क्षेत्र के लोग करते हैं। इसमें नरकत और मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी बैठकर नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। अब आगे है आपका कार्तिक नृत्य। तो कार्तिक नृत्य कहाँ पर होता है? ये आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में कार्तिक माह में मृतकों के द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनाकर किया जाता है। गोपी वाला नृत्य किया जाता है। अब आगे है दोस्तों दीपावली नृत्य। तो दीपावली नृत्य जो है ये कहाँ पर होता है? दीपावली नृत्य जो है ये आपका बुंदेलखंड के जो अहिरों द्वारा अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी
किसी घड़े, कलश, थाली तथा परात में रखकर उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अर्थात बुंदेलखंड के जो आहिर समुदाय के लोग होते हैं वो अनेक दीपों को जलाकर या तो घड़े पर रखते हैं या फिर कलश में, तो फिर थाली या परात में रखकर उसको अपने सर पर रखते हैं जलाकर, और उसके बाद नृत्य करते हैं। आगे है राई नृत्य। तो राई नृत्य में क्या होता है, यह बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ की जो महिलाएं नृत्य करने के लिए विशेषकर जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं राई नृत्य। इसे मयूर की भांति किया जाता है। इसको किसकी भांति? मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए अब इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। अब बात आती है आपकी पाई डंडा नृत्य। तो पाई डंडा नृत्य ये कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड इलाके के अहिरों द्वारा छोटे छोटे डंडे, गुजरात के जैसे डांडिया होता है वैसे ही ये भी होता है पाई डंडा नृत्य। अब बात करें देवी नृत्य। दोस्तों, देवी नृत्य जो है अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण करके अन्य नर्तकों के समान खड़ा रहता है। इसके सम्मुख सभी नृत्य करते हैं। अब आगे है नटवरी नृत्य। तो नटवरी नृत्य की बात करें तो यह जो है नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में अहिरों द्वारा किया जाता है। ये भी आपका पूर्वांचल क्षेत्र के अहिरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारों के सुरों पर किया जाता है। अगला है आपका छपेली नृत्य। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छपेली नृत्य जो है दोस्तों, यह रुमाल तथा दूसरे दर्पण को लेकर किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। आगे आपका छपेली नृत्य ये भी है। तो ये छपेली नृत्य छोलिया नृत्य है। ये छपेली ऊपर था, छलिया है। तो छोलिया नृत्य में राजपूतों द्वारा नृत्य विवाह उत्सव में किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल होती है छोलिया नृत्य में। आगे आपका चरकुला नृत्य। तो चरकुला नृत्य की दोस्तों बात करें हम, तो चरकुला नृत्य जो है ये ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। यह इस घड़े का नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और फिर उसको सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों धुरिया नृत्य। तो धुरिया नृत्य की बात करें तो यह बुंदेलखंड के प्रजाति जो होती है कुम्हार, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजाति कुम्हार के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं धुरिया नृत्य को। नेक्स्ट है आपका पासी नृत्य। तो पासी नृत्य पासी जाति के लोग के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति, एक ही लय में युद्ध की भांति यह नृत्य किया जाता है। आगे बात करें सेरा नृत्य। तो सेरा नृत्य क्या होता है? सेरा नृत्य यह बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए ये करते हैं। ये इसका उद्देश्य क्या होता है? फसल काटते हैं जब, तो उस समय हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए इनका उद्देश्य होता है। आपका आगे है धीवर नृत्य। तो धीवर नृत्य में क्या होता है? यह नृत्य जो है अनेक शुभ अवसरों पर किया जाता है। कहार जाति के लोग इसे करते हैं धीवर नृत्य को। नेक्स्ट है आपका जोगिनी नृत्य। तो इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ महिलाएं जो हैं, कुछ पुरुष होते हैं, वो महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के रूप में नृत्य करते हैं। आगे आपका धोबिया नृत्य। तो धोबिया नृत्य जो है यह एक नृत्य मांगलिक शुभ अवसर पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। आगे दोस्तों राज्य में नृत्य परंपरा से संबंधित तथ्य हैं, तो इसको भी देखते हैं। लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य नटवरी में नर्तक कुश्ती लड़ते, कबड्डी खेलते तथा चिड़िया जैसा व्यवहार करते हैं। कर्म नृत्य जो है, कर्म नृत्य के अंतर्गत नर्तक फुदकते हुए वृक्षों से पत्तियां तथा डालियां काटकर पुजारी को लाकर देते हैं तथा नृत्य करते हुए इन वृक्षों की पत्तियों पर शाखाएं शराब के साथ नर्तकों द्वारा चढ़ाई जाती है। आगे है आपका डोम। डोम के अंदर क्या होता है? डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करते हैं। धोबिया जो है धसिया तथा गोंड जनजाति के नर्तक डोमचक नृत्य करते हैं। आगे आपका मिर्जापुर के करही नृत्य में पुरुष उछल कूद करते हैं तथा कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम
उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में, किस चीज़ के बारे में, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के उद्योग और उनकी स्थिति की बात करें तो ये सबसे पहले आता है आपका डीजल लोकोमोटिवेटर, जो कि कहाँ पर स्थित है वर्क, ये लोकोमोटिव वर्कर्स, ये आपका बनारस में स्थित है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, आपका मथुरा में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन सोनभद्र में स्थित है। जो परमाणु शक्ति केंद्र है ये आपका नरौरा बुंदेलशहर में स्थित है। आपका आगे है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये कानपुर में स्थित है। सिंगरौली कोयला खान, ये आपका वाराणसी में स्थित है। और मॉडर्न बेकरीज, ये कानपुर में है। इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़, ये आपका रायबरेली और नैनी इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये आपका लखनऊ और कानपुर में स्थित है। आगे है डीप क्रीज मीट प्लांट, ये कि टुंडला फिरोजाबाद में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपका झांसी में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। आपका अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये आपका कानपुर में स्थित है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों के बारे में। उत्तर प्रदेश के खनिज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंडी क्षेत्र, हिमालय के निचली क्षेत्रों तथा नदियों घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई तथा 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। और उत्तर प्रदेश में पहली जो है खनिज नीति जो है ये 1998 में घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका चूना पत्थर के। तो दोस्तों चूना पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मिर्ज़ापुर जिले के कुरमुरा और आपका कनाज, बाबूहारी तथा सोनभद्र के करजाहट क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला की बात करें दोस्तों, कोयला उत्तर प्रदेश में सिंगरौली सोनभद्र से पाया जाता है। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, आपका राजौना, चित्रकूट और चंदौली में पाया जाता है। आपका जो है डेलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका बारी सोनभद्र में पाया जाता है डेलोमाइट। कांच बालू आपका लालापुर इलाहाबाद और बरगढ़ चित्रकूट में पाया जाता है। पोटास लवण इलाहाबाद, चंदौली, झांसी में पाया जाता है। सेल खड़ी कहाँ पाया जाता है, सेल खड़ी जो है उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, झांसी में पाया जाता है। पाइराइट्स आपका सोनभद्र में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट ये आपका ललितपुर में पाया जाता है। हीरा जो है ये हीरा आपका बांदा, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। सोना शारदा व रामगंगा नदी के रेत में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। जिप्सम झांसी तथा हमीरपुर में पाया जाता है। सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख ताल और झीलों के बारे में। किसके बारे में, ताल और झीलों के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों और उनकी स्थितियों के बारे में बात करें तो दोस्तों झील का नाम इधर है, ये एक तरफ झील हो गई और एक तरफ आपका स्थिति हो गई कहाँ पर हैं। तो ये सोहताल झील कहाँ पर है, आपका बलिया में है। करेला झील लखनऊ में है। बुंगताल झील जो है ये रायबरेली में है। राधाकुंड आपका मथुरा में है, राधाकुंड झील मथुरा में है। बल्हापारा कानपुर में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। औंधी ताल बनारस में है। मोती झील कानपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। शेखा ताल अलीगढ़ में है। शेखा ताल कहाँ है, अलीगढ़ में। दरवन झील फैजाबाद में। चित्तौरा झील ये आपका बहराइच में है। बेला सागर महोबा में है। डांडा दरी मिर्ज़ापुर में है। मदन सागर महोबा में है। कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है। कीठम झील आगरा में है। गौर झील रामपुर में है। बड़ा ताल जो है ये शाहजहाँपुर में है। बरुआ सागर झांसी में है। अब बात करते हैं दोस्तों हम आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो पक्षी विहार हैं उनके बारे में। पक्षी विहार के बारे में हम अब बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार। तो ये कहाँ है, जनपद उन्नाव में पड़ता है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। स्थापना कब हुई इसकी, 1984 में हुई। क्षेत्रफल कितना है, 2.25 वर्ग किलोमीटर। समस्तपुर पक्षी विहार की बात करें तो समस्तपुर पक्षी विहार दोस्तों ये है जो आपके जनपद रायबरेली में है। जनपद रायबरेली और
ये आपका स्थापना वर्ष कब है? 1987 इसका स्थापना वर्ष है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है। अब आप सामने बात करते हैं हम दोस्तों लाख बदौसी पक्षी विहार। तो लाख बदौसी पक्षी विहार जो है कहाँ है? कन्नौज में है। स्थापना वर्ष 1988। क्षेत्रफल 80.23% है, सॉरी 80.23 वर्ग किलोमीटर है। अगला है आपका पटना पक्षी विहार। ये पटना पक्षी विहार आपके ईटा जिले में पड़ता है, ना कि बिहार में। पटना पक्षी विहार जो है आपका ये ईटा जनपद में पड़ता है। स्थापना वर्ष क्या है? 1990। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 101.11 किलोमीटर है। इसका पटना पक्षी विहार इसका क्षेत्रफल 1.11 वर्ग किलोमीटर है। विजय सागर पक्षी विहार की बात करें तो दोस्तों ये आपका जनपद महोबा में पड़ता है। स्थापना वर्ष 1990 है। क्षेत्रफल 2.6 वर्ग किलोमीटर। अब है आपका पार्वती आरंग पक्षी विहार। तो पार्वती आरंग पक्षी विहार आपका जनपद गोंडा में पड़ता है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका है 10.85 वर्ग किलोमीटर। आगे दोस्तों समान पक्षी विहार। तो समान पक्षी विहार जनपद ये मैनपुरी में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में इसकी भी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल कितना है? 5.2 वर्ग किलोमीटर। अब आगे है आपका ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार की बात करें तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में है। स्थापना इसकी भी 1990 में ही हुई थी। क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। आगे है आपका बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा पक्षी विहार जो है ये आपका संत कबीर नगर यानी कि भदोही में है बखीरा, और इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है ये 29 वर्ग किलोमीटर में है। आगे आपका सांडी पक्षी विहार। तो सांडी पक्षी विहार दोस्तों ये आपका हरदोई में पड़ता है। ये सांडी पक्षी विहार आपका जनपद हरदोई में है। स्थापना कब हुई थी? ये 1990 में हुई थी और इसके जो क्षेत्रफल है ये 3 वर्ग किलोमीटर है। आगे दोस्तों आपका सुर सरोवर पक्षी विहार। ये आपका जनपद आगरा में पड़ता है सुर सरोवर, और इसका क्षेत्रफल कितना है? सॉरी इसका स्थापना वर्ष है आपका 1991। क्षेत्रफल 4.1 वर्ग किलोमीटर है। आगे आपका सुरहाता ताल। तो इसका जो ये इसकी स्थापना कब हुई? ये इसकी स्थापना हुई थी सुराहा ताल की, ये 1991 इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है? बलिया में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है सुराहा ताल की? ये क्षेत्रफल है 34.13 वर्ग किलोमीटर। अब आगे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है। इसका जनपद क्या है? ये आपका प्रतापगढ़ है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है। स्थापना वर्ष क्या है? 2003 है। सबसे आखिरी में यही इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल इसका है 4.2 वर्ग किलोमीटर। अब आगे हम बात क्या करते हैं? बात करते हैं दोस्तों हम आपके उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में। दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल के, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल पहले हम बात करते हैं। तो प्रथम जो प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं तो आप सबसे पहले बात आती है ताजमहल की। ताजमहल कहाँ पर? आगरा में है। वृंदावन मंदिर कहाँ पर है? ये मथुरा में है। खानकाह रसीदिया कहाँ पर है? मैनपुरी में है। भगवान बराह मंदिर कहाँ है? कासगंज में है। भगवान बराह मंदिर कासगंज में है आपका। शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ है आपका? शाकंभरी देवी का मंदिर आपका सहारनपुर में है। दान तीर्थ कहाँ पर है? मेरठ में है आपका। झारखंडेश्वर शिवलिंग कहाँ पर है? हापुड़ में है। व्यास तिल एवं नरसिंह टीला जालौन में है। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पर? विंध्यवासिनी मंदिर आपका मिर्ज़ापुर में है। दोलंदेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। भृंगु मंदिर आपका बलिया में है। और गोला कोड़ा जो है गोकर्णनाथ मंदिर ये आपका लखीमपुर खीरी में है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। आनंद भवन इलाहाबाद में है। कड़क शाह बाबा की मज़ार कौसाम्बी में स्थित है। बौनी इमली शहीद स्थल आपका फतेहपुर है। झांसी इमली शहीद स्थल इलाहाबाद है। कनक भवन अयोध्या में है। शुक्ल तालाब कहाँ पर है? शुक्ल तालाब जो है आपका कानपुर में स्थित है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर में है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ में है। हरिदेव मंदिर मथुरा में है। भरद्वाज आश्रम इलाहाबाद में है। लॉर्ड
कार्निवालिस का मकबरा कहाँ पर है? ये आपका गाजीपुर में है। धानपुर शहीद स्मारक चंदौली में है। एजाज अली हॉल बिजनौर में है। विल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। 84 गुम्बद आपका कपली में है। सीता कुंड आपका सुल्तानपुर में है। रेणुकासर महादेव मंदिर सोनभद्र में स्थित है। अर्घा पार्वती मंदिर गोंडा में है। अर्घा पार्वती मंदिर गोंडा में है आपका। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है। कर्जलिंग दुर्ग बांदा में है। मकरबाई मंदिर महोबा में है। रानी महल झांसी में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। अशफाक उल्लाह की मज़ार शाहजहांपुर में है। और जैसी स्मारक कहाँ पर है? रायबरेली में है। जैसी स्मारक रायबरेली में है। मुगल घाट फरुखाबाद में है। श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में है। देवकली मंदिर औरैया में है। दाऊदी मंदिर मथुरा में है। तुलसी स्मारक बांदा में है। और लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ पर है? ये जौनपुर में स्थित है। हाजी वारिस अली की मज़ार बाराबंकी में है। और आपका जो है कपिल मुनि आश्रम कहाँ पर है? ये फरुखाबाद में है। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में है। छेमकली मंदिर कन्नौज में है। भरतकुंड फैज़ाबाद में है। कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। समालत शाह मज़ार कहाँ पर है? ये आपका बाराबंकी में है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में। आपका ऐतिहासिक स्थल और दार्शनिक स्थल हो गए। अब बात करते हैं आपका जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में। सबसे पहले बात करें रामगंगा बांध की, तो ये किस नदी पर स्थित है? रामगंगा बांध ये रामगंगा नदी पर स्थित है। स्थान या स्थित की बात करें तो ये धामपुर में है। आगे दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी कि रिहंद बांध। रिहंद बांध ये कहाँ पर है? रिहंद बांध इसकी स्थिति है आपकी ये रिहंद पर है। रिहंद नदी पर स्थित है ये कहाँ स्थान कहाँ है? पिपरी सोनभद्र में। गोविंद सागर बांध कहाँ पर है? तो ये आपका ललितपुर में है। किस नदी पर है? तो शहजाद नदी पर है। सहमाज बांध कहाँ पर है? सहनाम बांध है। स्थिति क्या है इसकी? ये किस नदी पर स्थित है? ये सजनाम नदी पर स्थित है। स्थान इसे ललितपुर है। महोदा बांध कहाँ पर है? ये आपका बिरसा नदी पर है। महोदा नदी बिरसा नदी पर स्थान है इसका हमीरपुर है। सुकमा डुकमा बांध सुकमा डुकमा बांध ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर है? चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, चंदौली में। कनहर बांध है आपका कनहर नदी पर, सोनभद्र जिले में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, महोबा में स्थित है। झलार बांध कहाँ पर है? ये झलार बांध महोबा में है, करदिया नदी पर। और आपका पथराई बांध कहाँ पर है? ये झांसी में है, पथरी और सुखनाई नदी पर है। शहजाद बांध शहजाद नदी पर ललितपुर में है। रोहिणी बांध आपका रोहिणी नदी ललितपुर में स्थित है। काला बांध आपका रामगंगा नदी पर स्थित है और ये कालागढ़ में स्थित है। जामनी बांध आपका जामनी नदी पर है ललितपुर में। आपका पछीरा बांध जो है ये बेतवा नदी पर है, झांसी में। मिर्ज़ा बांध आपका बेल नदी पर मिर्ज़ापुर में स्थित है। अरौरा बांध आपका गराई नदी पर मिर्ज़ापुर में स्थित है। माता टीला बांध आपका बेतवा नदी झांसी में स्थित है। काठी बांध आपका रामगंगा नदी पर बिजनौर में स्थित है। ओबरा बांध आपका रिहंद नदी सोनभद्र में स्थित है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थानों की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रीज मेडिकल एंड एरोनॉटिकल प्लांट्स कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुभव संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्चेज ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा आरक्षण अनुसंधानशाला ये आपका लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान आपका लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। नेशनल शुगर रिसर्च इन यो इंस्टीट्यूट है ये आप कहाँ है? ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका ये बनारस में स्थित है। हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। गोविंद सरदार
गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका मथुरा में है। सेंट्रल पल्स एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये आपका नोएडा में स्थित है। और आपका बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका, ये भी नोएडा में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका भदोही में स्थित है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय और स्थापना वर्ष ये आपके सामने दिए गए हैं। ये आपका मथुरा जो है, मथुरा संग्रहालय का स्थापना वर्ष क्या है? मथुरा संग्रहालय मथुरा में स्थित है। ये 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। सरनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में होती है, सारनाथ में है। भारत कला भवन संग्रहालय, ये वाराणसी में स्थित है। राहुल संग्रहालय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित है। आपका इलाहाबाद संग्रहालय, ये आपका इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में स्थित है। 1931 में इसकी स्थापना हुई। पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली में स्थित है। रानी महल संग्रहालय आपका झांसी में स्थित है। बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना हुई। राजकीय संग्रहालय, ये आपका लखनऊ में 1863 में इसकी स्थापना हुई। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में हुई। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थित है और इसकी स्थापना 1896 में हुई थी। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय मेरठ में स्थित है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। राजकीय जौन संग्रहालय ये मथुरा में है और इसकी स्थापना साल 2003 में हुई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। किसके? उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपका गाज़ियाबाद में है। हिंडन हवाई अड्डा गाज़ियाबाद। सरसावा हवाई अड्डा आपका सहारनपुर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में स्थित है। यहीं पर आपका जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हैं ये दोनों बता दे रहे हैं। जहाँ पर राष्ट्रीय हो वहाँ पर हमने राष्ट्रीय बता रखा है। जैसे ये आपका हमने बताया चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका लखनऊ में है और आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है बनारस में है। उत्तर प्रदेश में 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, बाकी सब राष्ट्रीय। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है। खिरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में है। फैजाबाद हवाई अड्डा आपका फैजाबाद में है, जिसका नाम बदल दिया गया, अयोध्या कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका जेवार हवाई अड्डा या गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा आपका ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। बरेली हवाई अड्डा आपका बरेली में है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन्य जीव और अभ्यारण्य के बारे में। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर है। संबंधित जिला आपका चंदौली है। जो संबंधित पशु पक्षी हैं ये आपका सांभर और तेंदुआ है। किशनपुर जो है, किशनपुर की बात करें तो दोस्तों किशनपुर वन्य जीव विहार आप इसकी स्थापना 1972 में हुई। क्षेत्रफल ये 2.27 वर्ग किलोमीटर। संबंधित जिला कौन सा है? ये आपका लखीमपुर खीरी है। संबंधित पशु कौन सा है? चीता, तेंदुआ और हिरण। आगे दोस्तों आपका ये है कंतरिया वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना 1976 में। क्षेत्रफल 410 से। संबंधित जिला बहराइच है। जो संबंधित पशु है ये दुर्लभ मैदानी जीव हैं। आगे आपका रानीपुर वन्य जीव। तो रानीपुर जो वन्य जीव है ये आपका स्थापना इसकी हुई 1970 में। क्षेत्रफल आपका 230 वर्ग किलोमीटर है। संबंधित जिला आपका चित्रकूट है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में हुई। क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर। संबंधित जिला ललितपुर है। संबंधित पशु मोर और बंदर हैं। पशु पक्षी मोर और बंदर है। चंबल वन्यजीव विहार इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। क्षेत्रफल 635 है। संबंधित जिला आगरा और इटावा है। संबंधित पशु पक्षी घड़ियाल और डॉल्फिन है।
कैमूर वन्य जीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। क्षेत्रफल 510 है। संबंधित जिला आपका मिर्जापुर और सोनभद्र है। संबंधित पशु पक्षी की बात करें तो चीता, तेंदुआ और सीकरा, चिंकारा तथा काला हिरण है। हस्तिनापुर जो है वन्यजीव विहार, ये इसका स्थापना 1986 में हुई थी। क्षेत्रफल आपका 2073 वर्ग किलोमीटर है। संबंधित जिला जो है ये आपका मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, ये आपके संबंधित जिले हैं। संबंधित पक्षी और पशु की बात करें तो मगरमच्छ और चीतल है। आगे दोस्तों सोहागी वरवा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई? ये इसकी स्थापना 1987 को। क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर। संबंधित जिला आपका महाराजगंज है। सोहेला वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका बलरामपुर गोंडा में है। क्षेत्रफल 452 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कछुआ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1989 में। क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर। संबंधित जिला वाराणसी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में हुई थी। सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश में इसी की स्थापना हुई, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। क्षेत्रफल 1079 वर्ग किलोमीटर। संबंधित जिला आपका पीलीभीत है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो दोस्तों उत्तर में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अर्थात जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है ये दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। कहाँ से आपका दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये दूसरा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, जो कि सबसे लंबा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग है। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं गुजरते हैं उत्तर प्रदेश से? आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 3, 7, 11, 24, 25 और 26, 27, 28, 29, 56, 86, 87, 22A, 12A, 19, 24A, 24B, 25A, 28B, 28C, 56A, 56B, 58, 72A, 73, 74, 75, 76, 91, 91A, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 232A, 233, 235, एनी सेकंड 3A, 330A, 730, 730A, 931 और आपका 931A, ये सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे ये आपके उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और उनसे संबंधित शहरों के बारे में, तो कि कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग किन शहरों अर्थात जिलों से होकर गुजरता है। तो NH2 की बात करें तो NH2 जो कि भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय मार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2, जो कि दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी से कोलकाता को जाता है। अगला दोस्तों NH3 आपका आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक से मुंबई के लिए जाता है। अगला दोस्तों NH7 आपका वाराणसी, रीवा से कन्याकुमारी तक जाता है। NH11 जो है आगरा, जयपुर, बीकानेर तक जाता है। आपका NH24 जो है दिल्ली, बरेली और लखनऊ से तक जाता है। आपका NH26 जो है ये झांसी से लखनदेव तक जाता है। अगला है NH26 जो कि आपका इलाहाबाद से मनगांव तक जाता है। NH28 की बात करें तो बरौनी से मुजफ्फरपुर और आपका पिपरा, गोरखपुर, लखनऊ तक जाता है। NH29 गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी तक जाता है। आपका NH56 लखनऊ से बनारस है। NH86 कानपुर, छतरपुर, भोपाल तक जाता है। NH87 रामपुर, पंतनगर, नैनीताल, रानीखेत, गैरसैंण और कर्णप्रयाग तक ये जाता है, उत्तराखंड तक। अब हम बात करते हैं आगे उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है, सारी अब हमने आपको बता दिया है उत्तर प्रदेश के जो आवश्यक जानकारियाँ थी हमने सब बता दी है। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम जानकारियों को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।